आदाब दोस्तों दौर हाजिर में जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के मुस्तकबिल के हवाले से बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान ये ख्याल भी ज़ोर पकड़ रहा है कि शायद डेमोक्रेसी जमहूरियत बुनियादी तौर पर अनफेयर है, इनफेक्टिव है या जदीद दुनिया के लिए नामौजू है, इल सूटेड है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मुनासिब वक्त है कि हम ज़रा टेक अ स्टेप बैक और जमहूरियत के फाउंडेशंस के ऊपर गौर करें, बुनियादों पर। मुझे डेमोक्रेसी में थेरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी गहरी दिलचस्पी है। मैं इस बात पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत को किस चीज़ ने काबिल कदर बनाया है, कौन सी रवायात इसको तश्कील देती हैं, इसको इन्फॉर्म करती हैं, और ये अपने शहरियों से किस तरह की इंगेजमेंट को डिमांड करती है, किस तरह की शमूलियत और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। खुश आमदेद दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद जौहर मेहदी नकवी। और चंद माह पहले मैंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोल लिया था। मैंने बस इतना सा सवाल किया था कि आप किस तरह की हुक्मरानी को तरजीह देंगे, और दो ऑप्शन थे, आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक, एक अक्लमंद और नेक शख्स के ज़रिए, यानी एक गुड एंड वाइस मैन के ज़रिए। नताइज मेरे लिए कुछ हैरानकुन थे। तकरीबन 2/3 दो तिहाई लोगों ने आवामी मर्ज़ी के बजाय एक अक्लमंद और नेक शख्स के ज़रिए हुक्मरानी को तरजीह दी। जब मैंने इशारा किया, जब पॉइंट आउट किया कि बुनियादी तौर पर आप डिक्टेटरशिप, आमरीत के हक़ में वोट दे रहे हैं, ना कि जमहूरियत के, तो लोग नाराज़ हो गए, आउटरेज्ड हो गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा आपने पोल को गलत तरीके से लिखा था, आपने गलत वर्ड के अंदर उसे लिखा, फ्रेम किया। आपने आमरीत बमुकाबला जमहूरियत नहीं कहा, आपने तो बस कहा कि एक नेक और अक्लमंद शख्स। आपने आमरीत को दिलकश बनाया, अट्रैक्टिव बना दिया। यही तो असल बात है दोस्तों। जब आमरीत आती है तो वो दिलकश ही लगती है। लोग सीधे साधे लफ्ज़ों में आमरीत के हक़ में मुहिम नहीं चलाते। वो ये नहीं कहते कि मैं डिक्टेटर हूँ, आमिर हूँ और मुझे वोट दो। वो कहते हैं मैं वो एक शख्स हूँ जो अक्लमंद है, नेक है, और मैं सब ठीक कर दूंगा, हर चीज़ को फिक्स कर दूंगा। और यही रवैया बेहद पुरकशिश होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। जमहूरियतें क्यों नाकाम होती हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैं वाकई बहुत ज़हीन समझता हूँ, जिनकी राय पर मैं दिल से भरोसा करता हूँ, और वो भी ये समझते हैं कि अगर एक बहुत अच्छा शख्स तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले ले, अपने चार्ज उसके हाथ में आ जाए, तो शायद ये बेहतर हो। ये जाहिर है, इस बात पर मुनहसर है कि वो शख्स कौन है, ठीक है ना। कुछ लोगों के ख्याल में उनके नज़दीक वो इमरान खान हैं, कुछ के नज़दीक नवाज शरीफ हैं, कुछ के नज़दीक हाफिज़ नईम उर रहमान है, और अब अमरीका में तो शायद बर्नी सैंडर है। लोग इस बात पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो शख्स कौन है, लेकिन इस ख्याल में नहीं कि हम बहुत बुरे हालात में, हम एक मैस में, काश कोई एक शख्स आकर सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ क्लीन अप कर दे। यही वो कशिश है, यही वो अट्रैक्शन है, वो टेम्पटेशन है, और यही कशिश जमहूरियत को नाकाम बनाती है। जमहूरियत जब आप पहली बार सुनते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे भी हक़ राय दही मिलेगा, मुझे भी अपनी वॉइस मिलेगी, मुल्क कैसे चलता है इसमें मेरी आवाज़ शामिल होगी, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जमहूरियत के हक़ में हूँ। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं, एक मिनट, क्या इन सब दूसरे लोगों को, वो जो जोकर जैसे लोग, इन्हें भी मुल्क चलाने में आवाज़ मिलेगी? वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। और फिर आप कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो लोग फ़ैसला करें, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स फ़ैसला करे जिस पर मैं वाकई एतमाद करता हूँ। और लेकिन यही तो वो बारगेन है, मुआहिदा है जो आप जमहूरियत में करते हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि जमहूरियत एक अच्छी चीज़ है, तो फिर आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे अपनी आवाज़ चाहिए, आप ये कहते हैं कि आवाम के असल मफादात जो ख़ुद आवाम के ज़रिए ज़ाहिर हों, यानी उनके इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो ख़ुद उन्हीं के ज़रिए, वही तय करें कि हुकूमत कैसे चलनी चाहिए। अब ज़ाहिर है इसमें तफसीलात हैं, इसमें डिटेल्स हैं। हम हर मसले पर कोई अवामी रेफरेंडम
या बराह रास्त वोटिंग नहीं करते। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे पास एक जमहूरिया, एक रिपब्लिक है, लेकिन जमहूरिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जमहूरियत से मुख्तलिफ हो। अगर लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब करते हैं और वो नुमाइंदे जाकर मुल्क चलाते हैं, तो जमहूरिया भी जमहूरी ही होती है, यानी डेमोक्रेटिक होती है। अगर आप वाकईन जमहूरी उसूल को दिल से कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि आप दूसरे लोगों को अकल की कुव्वत, दलील या कायल करने के दीगर मुनासिब तरीक़ों से, परसुएशन के तरीक़ों से अपनी जानिब माइल करेंगे। यही वो मुश्किल बात है, यही इंसान को झंझलाहट होती है जब आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं सही हूँ, बस ये काम कर लो। लेकिन जमहूरियत में ये तरीका नहीं चलता। लेकिन मेरी ज़ाती राय में जमहूरियत अपनी तमाम खामियों के बावजूद काबिल कदर है। हाँ, अवामी राय हमेशा दुरुस्त फैसला नहीं करेगी। हाँ, हमें अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वो हमारे लिए ज़रूरी है ताकि अक्सरियत उनको आसानी से उन पर गालिब ना आ जाए, उनको ट्रैम्पल ओवर ना कर दे। यकीनन इस बारे में बहुत सी जुज़ियात हैं, बहुत से फुटनोट्स हैं, वजाहतें मौजूद हैं, लेकिन जमहूरियत का बुनियादी तसव्वुर बेहद कीमती है, बेहद अहम है। जमहूरियत इतनी अजीम क्यों है? क्या वाकई जमहूरियत इतनी इम्पॉर्टेंट है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसके अंदर किस तरह के फेलियर्स हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? और अगर कुछ नहीं तो मैं कम से कम उन लोगों को तरगीब देना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ जो तज़ब्ज़ुब में हैं, जो फेंस के ऊपर हैं कि वो बाहर निकलें और वोट दें। चाहे आप किसी को भी वोट दें, किसी भी नज़रिए के लिए वोट दें, मैं उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि जमहूरी अमल में शिरकत इंतहाई अहम है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, ख़ास तौर पे वो जो ख़ुद को साइंस या फ़लसफ़े या अदब या साइंसी तर्ज़ फ़िक्र के बड़े हामी कहते हैं। वो समझते हैं कि सियासत एक बेकार, परेशान कुन चीज़ है, नोइंग चीज़ है, जिसे रास्ते से हट जाना चाहिए। उनका ख़याल होता है कि हमें सियासत में नहीं बल्कि फ़ितरत के क़वानीन, लॉज ऑफ नेचर, फ़िलॉसफ़ी, एटर्नल ट्रूथ्स वगैरह पे बात करनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी और मुआशरे में उन सब के साथ साथ सियासत भी इनविटेबल है, नागुज़ीर है, और जमहूरियत में हिस्सा लेना हम सब के लिए एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, सियासत निहायत अहम है। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगा कि सियासत गैर अहम है। सियासत वो तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम अपने मुआशरे को मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला करते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये उन सबसे अहम चीज़ों में से एक है जिनका हम तसव्वुर कर सकते हैं, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं। मेरी राय में बहुत से लोग सियासत को इसलिए अनोइंग या तकलीफ़देह समझते हैं कि जैसे ही आप सियासी गुफ्तगू शुरू करते हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं, उनकी अकल इस्तेमाल करने की सलाहियत कम हो जाती है और जज्बाती रद्द अमल बढ़ जाता है। लिहाजा वाकई सियासी गुफ्तगू बहुत टायरसम होती है, बाज़ दफ़ा बहुत टीडियस होती है, लेकिन इससे हमारी ज़िम्मेदारी कम नहीं हो जाती। ख़ास तौर पर जमहूरियत में, ख़ास तौर पर जब रियासत को चलाने के आखिरी फ़ैसले हम लोगों के हाथों में हों। ये सब आपके हाथ में है। बाहर निकलें, वोट डालें, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ वोट दें, और अगर किसी और मुल्क में हैं तो वहाँ जहाँ जमहूरी अमल में हिस्सा लिया जाता है अपना किरदार अदा करें। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जमहूरियत बेसिकली बुनियादी तौर पर डॉगमा यानी इल्मी जमूत पर एक सस्पिशन, एक शुबे और गलबे, डोमिनेशन की मुज़ाहिमत पर कायम होती है। उसकी फाउंडेशंस यहाँ पर रेस्ट करती हैं। अगर कोई शख्स एथेंस की सोक्रेटिक रिवायत में दिलचस्पी रखता हो और मुसलसल सवाल उठाने, क्वेश्चनिंग करने, ख़ुद पर सवाल करने, अपनी फैलिबिलिटी को तस्लीम करने और इस बात पर यकीन रखता हो कि किसी एक के पास सच्चाई की मुकम्मल इजारादारी नहीं है, सच्चाई पर मुकम्मल मोनोपोली नहीं है, तो फिर वो आंसरेबिलिटी के, जवाबदही के ऐसे मौसर तरीके कायम करता है
جو سقراط کے مکالمے کی بنیاد بنتے ہیں، سوکریٹک ڈائلاگ کے۔ میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور اس کے جواب میں ایک مخالف دعویٰ آتا ہے، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے، ثبوت پیش ہوتا ہے، ایویڈنس پیش کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں ایک مخالف ثبوت، دلائل آتے ہیں، کاؤنٹر ایویڈنس آتے ہیں، پھر ان کے مقابل دلائل آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جیروسلم کی ایک پروفیٹک ٹریڈیشن، ایک پیغمبرانہ روایت بھی ہے جو صرف جواب دہی اور فیلیبلٹی پر قائم، حکمت سے آگے بڑھ کر نیبر سے، پڑوسی سے گہری محبت اور انصاف سے وابستہ ہے، جسٹس سے وابستہ ہے۔ اور یہاں انصاف صرف کوئی سماجی اداروں کو منظم کرنے والا ضابطہ نہیں ہے، ایسا کہ اسٹیٹ ایسی، بلکہ ایک ایسی تعلیمی اور اخلاقی قوت ہے جو انسان کے اندر کمپیشن، ایمپتھی اور بینیولنس، خیر خواہی کو انلیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جب آپ ان دو عظیم پلرز، ان دو عظیم ستونوں یعنی سوکریٹک، سقراطی اور پروفیٹک پیغمبرانہ روایت اور جامد عقائد، ڈاگما اور غلبے، ڈومینیشن کی مخالفت کو سامنے رکھتے ہیں، تو آپ ایک ایسے طرز زندگی اور ایسے طرز حکمرانی تک پہنچتے ہیں جو جواب دہی اور ذمہ داری پر قائم ہوتا ہے، جو ایک ہیوملٹی پہ قائم ہوتا ہے، آنسریبلٹی پہ قائم ہوتا ہے، فیلیبلٹی پہ قائم ہوتا ہے، جو دوسرے کے لیے فکر رکھتا ہے اور جمہوری پس منظر میں اپنے پڑوسی اور شہری کی خیر خواہی کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں شہری سے مراد صرف اپنے ملک کا شہری نہیں، بلکہ وسیع تر بین الاقوامی اور عالمی ویژن میں ہم مختلف ریاستوں کے شہریوں کے بارے میں بھی فکر رکھتے ہیں، ان کے لیے کنسرن شو کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ دو ستون، یہ دو پلرز یعنی سقراط کی عقل اور جواب دہی اور جیروسلم کی اخلاقی اور انسانی روایت میرے خیال میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور اگرچہ یہ بات شاید تھوڑی وگش لگے کہ جیسے انسانی ارتقاء کا سفر کسی نہ کسی طرح ہمیں ہی مرکز بنا رہا ہے، لیکن میں واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ دو ستون اگر بہترین نہ بھی ہوں تو بھی ان بہترین قوتوں میں سے ہیں جو ہم انسانوں نے بطور ایک اسپیسیز ایک دوسرے کو، دنیا کو اور کائنات کو دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ میں واقعی ایسا سمجھتا ہوں دوستوں مجھے عظیم جان ڈوئی اور ان کے 1929 کے ایک گفورڈ لیکچر دی کویسٹ فار سرٹینٹی کی یاد آتی ہے، جہاں وہ سائنسی طریقے، سائنٹیفک میتھڈز اور سائنسی مزاج، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے درمیان تمیز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح ڈاگما، جامد عقیدہ خود سائنسی کمیونٹی کے اندر سرپٹیشیسلی چھپ کر آپریٹ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ آپ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں، مخصوص پیراڈائم، ایک مخصوص اورینٹیشن کے ساتھ، تو وہ طریقہ خود ایک طرح کی آئیڈالٹری، پرستش بن جاتا ہے۔ لیکن سائنسی مزاج کہیں زیادہ گہرا ہے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کہیں زیادہ گہرا ہے، یہی وہ سوکریٹک انرجی ہے، وہی سقراطی توانائی۔ یہاں آپ کسی موجودہ ماڈل، پیراڈائم یا اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس پر تنقیدی نظر رکھتے ہیں، اس پر کریٹیکل آئی رکھتے ہیں۔ یہاں آپ 1962 کے تھامس کون کی عظیم ٹیکسٹ، عظیم متن دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن کا خیال کر سکتے ہیں۔ بہت عظیم کتاب ہے، میرے خیال سے سب کو پڑھنی چاہیے۔ کچھ ماڈلز، کچھ پیراڈائمز، کچھ نظریاتی رجحانات، کچھ اورینٹیشنز، ایٹیٹیوڈز یا اسکول آف تھاٹس خود بلائنڈ اسپاٹس بن سکتے ہیں، خود ایک طرح کے بیریئر بن سکتے ہیں اور ایک قسم کی آئیڈالٹری کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن سائنسی مزاج، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہمیشہ کسی بھی قسم کی جمودیت اور ڈاگمیٹزم کے خلاف تنقیدی رہتا ہے، کرٹیکل رہتا ہے، یہاں تک کہ سائنسی کمیونٹی کے اندر بھی۔ اسی لیے سائنسی عمل خود اس گہرے ٹیمپرامنٹ کی سطح پر وہ گہرا سقراطی اور ڈیووین ہے اپنے اندر، اپنے نہاد میں، ان بہترین چیزوں میں سے ہے جو ہم نے انسانوں نے بطور اسپیشیز پیدا کی ہیں۔ اور
एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल की हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं कि इंसान होने के कुछ पहलू हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जिनसे हत्ता कि साइंसी कामयाबियां, अचीवमेंट्स और अजीम कुव्वतें भी हमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं कर सकती। इस मौके पर मैं शैली की बात पेश करूंगा, जब शैली कहता है कि शायरों और फलसफियों को दुनिया के गैर तस्लीम शुदा कानून साज समझा जाना चाहिए, लेजिस्लेटर समझा जाना चाहिए। वो फलसफियाना इस्लाह, रिफॉर्म के नज़रिए में ये बात कहते हैं। एक इब्तदाई मतन में, टेक्स्ट में, जो बाद में अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में ज़्यादा मशहूर हुआ, जहाँ वो सिर्फ शायरी की बात करते हैं और शायरों और फलसफियों को इस्लाह के फलसफियाना नज़रिए में पेश करते हैं। शैली का कहना यह है कि साइंस खुद ज़रूरी है, इंडिस्पेंसिबल है और अहम है, अनअवॉइडेबल है। ये शायद इंसानी स्पीसीज़ के नौ के लिए सबसे बुनियादी औजारों में से एक है, एक आर्मर है, लेकिन फिर भी ये हमें काफ़ी आगे नहीं ले जाती। हमें ऐसे नज़रियात और बसीरत की ज़रूरत है, ऐसे विजन्स की, ऐसे नैरेटिव्स की जो इंसान होने के तजर्बे से जुड़े हों, टाइड हों बीइंग ह्यूमन होने से। ऐसे इंसान जो फियर्स, एंग्जाइटीज़ और इनसिक्योरिटीज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करते हैं, खौफ का सामना करते हैं, और जो ज़मीन पर मौजूद मखलूक़ात की कलिनरी डिलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मौत, खौफ, मायूसी और धोखे जैसे मसाइल पर तवज्जो देना ज़रूरी है। दोस्तों, अगरचे साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक मिजाज हमें एक किस्म का वैल्यूबल ओरिएंटेशन देता है कि हम गलती कर सकते हैं, लेकिन ये हमें वो स्टोरीज और नैरेटिव्स, सिंबल्स और मेटाफर्स नहीं देता जिनकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम एक मीनिंगफुल और एक अहम ज़िंदगी गुजारें। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे के साथ गहरे जुड़े हुए हैं।